होता, उन्हें सिर्फ काम लेने से मतलब है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि एक अपने लोगों को, एम्प्लॉइज़ को एसेट समझता है, और एक हमेशा अपने कस्टमर्स को एसेट समझता है, अपने प्रोसेसेस को एसेट समझता है। उन्हें काम चाहिए किसी भी सूरत में, और दूसरे के समझते हैं लोग कि हमारे लोग जो हैं, हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, असल में हमारे वो एसेट्स हैं। वो रिस्पेक्ट लोगों को देते हैं, वो अपने ऑपरेशंस में फेयरनेस लाते हैं, लोगों को जॉब रिकग्निशन देते हैं। सही, वो देखते हैं कि लोगों पर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग खुश हैं या नहीं है, उन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। और प्रोसेस ओरिएंटेशन में उसके बरक्स है कि कस्टमर फोकस करते हैं, वो देखते हैं, टीम्स बनाते हैं, काम लेते हैं, किसी भी तरह से काम लेने का तरीका होता है, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, गेटिंग द जॉब डन, दे हैव टू मीट द टारगेट। Basically, they use you like a tissue paper. यस, In other और words. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में यही होता है। बिकॉज उन्होंने अपना काम लेना होता है, जैसे वो मैनेजर वाली डेफिनेशन है ना, तो इट होल्ड्स ऑन लाइक दिस कि वो कंट्रोल, वो कोऑपरेट करता, कोऑर्डिनेट करता और ओवरसी करता। और क्योंकि मैनेजर के हाथ में एज इन ये चीज़ें नहीं लाई करती, ये ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लाई करती हैं, जो कि टॉप है और की पे जो टॉप मैनेजर्स बैठे होते हैं ना, उनके डिसीजंस होते हैं। Yes, Noman, I agree कि customers and employees both are assets of an organization. लेकिन फोकस किस चीज पर है? कस्टमर्स पर तो हर ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है, लेकिन एक का होता है कि गेटिंग द जॉब डन, और एक का होता है कि हमें लोगों को भी साथ लेकर चलना है, और लोगों को भी इस प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना है। इब्राहिम, आई हैव नो आंसर टू योर क्वेरी। अच्छा, आई इब्राहिम को थिंक सर वी डिसरिगार्ड हैव करें, इब्राहिम को डन। डिसरिगार्ड करें। इट्स ओके ना, वो रेड ब्रेक में इस वक्त घूम रहा है, रेड ब्रेक्स में। सही। About innovation and other dimensions, how would you relate aggressiveness with task orientation? सर ने पढ़ाया था टास्क ओरिएंटेशन और इनोवेशन, तो शायद पढ़ाया था। नहीं, वो नहीं पढ़ाया। नहीं, ये टास्क ओरिएंटेशन से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया। और इनोवेशन पढ़ाया था। इनोवेशन का तो यही मतलब होता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप और नई चीजें, वो उसमें सर ने क्रिएटिविटी। ड्रामा दिया था, हम लोगों ने ड्रामा किया था उस पर, इनोवेशन। हाँ, तो वो सर ने बेसिकली जो इनोवेशन है ना, सर ने उस ड्रामे के थ्रू कवर किया। एग्रेसिवनेस विद टास्क ओरिएंटेशन। एग्रेसिवनेस यही, टास्क ओरिएंटेशन मतलब कि एक आपके पास एक जॉब है, आपने एक टारगेट रखा है, एक टास्क आपको मिली है, वो आपने हर तरह से कंप्लीट करनी है। तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट होंगे जब उन्हें प्रॉपर खाने को नहीं मिल रहा होगा, उन्हें ब्रेक्स नहीं मिल रही होंगी, उन्हें जहनी सुकून नहीं मिल रहा होगा, कॉन्टिन्यूसली जो उनका सुपरवाइजर है उन पे दबाव डाल रहा होगा कि आई वांट द जॉब या आई वांट द टास्क कंप्लीटेड। उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली वो एग्रेसिव होंगे और बहुत सी चीजें ओवरसी करेंगे। किसी के पास और कोई और क्वेश्चन है तो डू आस्क सर। वैसे हमने वक्त पे कंप्लीट कर लिया, 9:34 हो रहे हैं। स्टार्ट हमने 9:39 पे किया था। चलो 9 पे किया। चलो ये मीटिंग sure. कैंसिल करते हैं, फिर हम इसके बाद अब पर्सनल की तरफ चलते हैं। ओके। एक मिनट यार, एक मिनट रुकना। हाँ, जी। वो सर ने स्पिरिचुअल के रिलेटेड, मैंने सर से ना लास्ट डे क्वेश्चन पूछा था, तो स्पिरिचुअलिटी पे ना, तो सर ने कहा था कि ये बेसिकली हमने इसे रिलेट करना है एथिक्स के साथ ही, तो हमने उसे बिल्कुल डिस्कस नहीं करना अभी। वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जो है, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। यार स्पिरिचुअलिटी बेसिकली वर्क प्लेस पे मतलब कैसे इनकलकेट करेंगे हम? नहीं, वो तो हम स्पिरिचुअलिटी ठीक है, वो तो मैंने तो पढ़ लिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि बाकियों के साथ डिस्कस नहीं करना ये तो बिल्कुल भी। सोएब बिस्मिल्लाह आपने पढ़ लिया तो डिस्कस करो। मैम माइजो नहीं करेंगी। मैं यार बोल नहीं सकता, माइक ऑन नहीं ज्यादा देर रख सकता, मुझे बड़ा इशू होगा फिर। अगर आपने पढ़ा हुआ ना तो थोड़ा सा ना बेशक डिस्कस करो वर्क प्लेस चले मैं, स्पिरिचुअलिटी। रुके ज्यादा जरा देर नहीं, पर एक तो मिनट। थोड़ा सा टाइम है, पर जल्दी जल्दी बता दो।
अच्छा ये तो एक लिहाज से ना अभी टेस्ट रन है यार बेसिकली ना स्पिरिचुअलिटी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जैसे हमें एक, अब मुझे याद नहीं किसने दिखाई थी, गूगल की एक ऑफिस की वीडियो दिखाई थी किसी सर ने। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसे फील करें कि जैसे आप अपने घर में ही काम कर रहे हैं ना। तो आपको आप तो मतलब आपके वो फोकस सिर्फ इसी चीज पे करते हैं कि आपको बेटर से बेटर एनवायरनमेंट दे सके किसी भी एम्प्लॉय को ना। तो वही सारा रिलेटेड जो होगा ना, एथिक्स के बारे में बात की थी, वर्क एथिक्स। तो ये वर्क एथिक्स होंगे एम्प्लॉयर के रिलेटेड, जो एम्प्लॉयर ने फॉलो करने हैं एम्प्लॉय को एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देने के लिए। सही। अच्छा फिर उसके बाद एम्प्लॉयर को एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उससे जो स्पिरिचुअलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड टू के जो लोग हैं दे आर परफॉर्मिंग गुड, दे आर परफॉर्मिंग देयर टास्क इन अ गुड एनवायरनमेंट, वो उससे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन होंगी रिगार्डिंग ये देखें यार, मैं इसलिए कह रहा था, वर्क मेरे रूममेट स्पिरिचुअलिटी। बोलना नहीं शुरू हो नहीं, गया। नो अच्छा इश्यूज, रुके। कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं। अच्छा यार ये बस आप पढ़ लेना, मैं ज्यादा देर बोल नहीं सकता, सॉरी। चल ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा फिर उसके बाद जो एम्प्लॉई एम्पावरमेंट है वो एम्प्लॉई को एम्पावर किया। एम्प्लॉई एम्पावरमेंट बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉई को आप कुछ जो एज एन अथॉरिटीज देते हैं, वो आप एम्प्लॉय को एम्पावर करते हैं उसको, तो जो उसको कुछ अथॉरिटीज वगैरह ना देते हैं। फिर उसके बाद टॉलरेशन ऑफ एम्प्लॉयज एक्सप्रेशन, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप एज एन उनके जो लिटिगेटर्स या उनकी जो देखभाल होती है उसका भी ख्याल रखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है, जब आप इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी का ख्याल रखेंगे ना, तो जो प्रोडक्टिविटी है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ की वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो टर्नओवर जैसे हमने पहली क्लास में डिस्कस किया, और वो भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल अबाउट देयर परफॉर्मेंस, देयर गुड परफॉर्मेंस। जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी को अगर हम सामने रखेंगे। फिर आफ्टरवर्ड्स इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी है वो इन्हांस होगी, बिकॉज क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट योर spiritual feelings and spiritual connections. Increased employee satisfaction, जो employee की satisfaction है with the passage of time वो इंक्रीज होगी तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इंक्रीज टीम परफॉर्मेंस, जो जिस टीम में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन जिस सेंस में काम कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। डिफाइनिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन